अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। ना कुदरत का निज़ाम चला, न ही कोई अगर मगर की सूरत हाल काम आई, ना बिन बुलाई बरसात कोई मोजज़ा दिखाने आई। यूं 25 करोड़ लोगों की उम्मीदों पर बिलाखिर पानी फिर गया और पाकिस्तान एक मरतबा फिर इब्तदाई राउंड में ही क्रिकेट वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। गुज़िश्ता 6 क्रिकेट वर्ल्ड कप्स ये 5वां मौका है कि जब पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल राउंड से पहले ही मेगा इवेंट से बाहर हो गई है। 2011 में आखिरी मरतबा पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल राउंड तक पहुंची थी, जहां ग्रीन शर्ट्स इंडियन टीम के हाथों 29 रन की शिकस्त से दोचार हुई थी। रवा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम 9 में से सिर्फ 4 मैचेस जीती और हद तो तब हो गई जब अफगान क्रिकेट टीम से हारी। कौमी टीम की इस बदतरीन परफॉर्मेंस पर अफसोस तो सभी को है, लेकिन ऐसी खराब परफॉर्मेंस की उम्मीद भी कमोबेश सभी को ही थी, क्योंकि सितंबर में जब ताखीर से टीम का ऐलान हुआ तो सभी को हैरानी के साथ साथ परेशानी भी थी। कई साबिक क्रिकेटर्स और तज्जियाकार तो टीम की सिलेक्शन को कप्तान बाबर आजम की फ्रेंड्स 11 कह रहे थे। दोस्ती यारी पर टीम की तैयारी पर एतराज़ात इतने बड़े थे कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ज़का अशरफ ने अपना दामन झाड़ते हुए सिलेक्शन का जिम्मेदार कप्तान और चीफ सेलेक्टर को करार दे दिया था। जवाब में टीम सिलेक्शन का ऐलान करने वाले चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक ने टीम की बुरी परफॉर्मेंस का मलबा उठाने से इनकार तो नहीं किया, लेकिन इसमें क्रिकेट बोर्ड के मुबर्रा होने के मौक़िफ़ को रद्द भी किया। पीसीबी के अंदर पकने वाली जो हंडिया वर्ल्ड कप के दौरान बीच चौराहे फूटी, दरअसल वो काफ़ी अरसे से पक रही थी। हमारे क्रिकेटर्स जो वर्ल्ड कप में ऐसे खेल रहे थे जैसे कोई नौसीखिए हों, इनसे मुताल्लिक़ खबरें ये आ रही थी कि मेगा इवेंट की तैयारी के वक्त तो वो बोर्ड के साथ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के झगड़े में मसरूफ थे, जो मसला काफ़ी महीनों से खिलाड़ियों और पीसीबी के दरमियान तनाज़ा बना हुआ था। वो वर्ल्ड कप के लिए उड़ान भरने के आखिरी लम्हात में हल हुआ और क्रिकेटर्स अपने मुतालबात मनवा कर भारत रवाना हुए। अब जब सारी तवज्जो परफॉर्मेंस के बजाय पैसों पर थी तो फिर वर्ल्ड कप में ऐसी ही कारकर्दगी तो नजर आनी थी ना। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि मुख्तलिफ खबरें आती रहीं कि पीसीबी की तरफ से मिलने वाले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में मौजूदा अपनी मर्जी का बड़ा इजाफा करवाने में बड़े कामयाब हो गए थे, जहां महाना तनख्वाह गौर से सुनिएगा 200% तक इजाफे समेत टेस्ट मैच फीस में 50% इजाफा, वनडे मैच फीस में 25%, T20 के लिए 12.5% इजाफा करवाया गया। 3 साल के लिए ये इजाफे क्रिकेटर्स की 4 कैटेगरीज में किए गए हैं। क्विक इन्फो के मुताबिक कैटेगरी ए में शामिल क्रिकेटर्स को तकरीबन महाना 45 लाख रुपए तनख्वाह दी जा रही है। इस कैटेगरी में कप्तान बाबर आजम साहब, मोहम्मद रिजवान और शाहीन आफरीदी शामिल हैं। जबकि अब आ जाते हैं बी कैटेगरी की तरफ। यहाँ पर शामिल है क्रिकेटर्स फ़खर जबान, हारिस रऊफ, इमाम उल हक, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह और शादाब खान, जिनकी महाना तनख्वाह 30 लाख रुपए तक। तीसरी और चौथी कैटेगरी यानी सी और डी, इसमें मौजूद क्रिकेटर्स की महाना तनख्वाह अब 7.5 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है। सिर्फ यही नहीं है, खबरें ये भी हैं कि नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में क्रिकेटर्स के मुतालबे पर पीसीबी को आईसीसी की सालाना आमदनी में से मिलने वाले हिस्से में से भी अब 3% क्रिकेटर्स को दिया जाएगा, जो तकरीबन सालाना $10 लाख बनते हैं। टेस्ट, वनडे, T20 के हर मैच के लिए अलग से लाखों रुपए फी, जबकि PSL, दीगर इवेंट्स और लीग से मिलने वाली रकूम अलग हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि क्रिकेटर्स की कमाई का ये सिलसिला यहाँ तक भी महदूद नहीं है। क्रिकेट टीम में शामिल होने के साथ ही मिलने वाली शोहरत की बदौलत इश्तिहारात और स्पॉन्सर से होने वाली लाखों की कमाई अलग से चलती रहती है। और अगर कभी यही टीम कोई बड़ा इवेंट जीत भी जाए तो उनको शाही मराहत और सहूलियात से भी नवाजा जाता है। सोने पे सुहागा ये कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल ये क्रिकेटर खेलें या भाई नहीं खेलें, पीसीबी से इन्हें हर महीने बाकायदा लाखों की ये तनख्वाह मिलती रहेगी। और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद कौम को क्रिकेटर का एक दिन 1,50,000 रुपए का पड़ता है। वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ये सफ़र तमाम हुआ है, लेकिन जिस परफॉर्मेंस की वजह से हुआ है, इसके मुकाबले में इन क्रिकेटर्स की मराद देखी जाए तो सवाल तो उठता है, सवाल तो बनता है। यहाँ पर मुश्ताक अहमद साहब साबिक क्रिकेटर हैं, टेस्ट क्रिकेटर, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया मुश्ताक भाई। अगर मगर वो आउट हो जाए, ये खेल जाए, इसके पॉइंट्स आगे बढ़ जाएं, पाकिस्तान ये कर जाए वो कर जाए, तो फिर उसके बाद कुछ ना कुछ चांस बनता था। सारे चांसेस ख़त्म हो गए। आज जब ये आगाज़ हो रहा था, हमारी सिर्फ और सिर्फ ये ख्वाहिश थी कि चलें आप सेमीफाइनल में जाएं या ना जाएं, कम से कम टूर्नामेंट को अच्छे नोट पे फिनिश करें। बाबर भी ये कह रहे थे कि बड़े गेम प्लान के साथ हम मैदान में उतरेंगे, तो ये गेम प्लान था जिससे आज मैदान में उतरे हैं ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें आपने कवर कर दी हैं इस मौके के ऊपर। एज ए नेशन वी आर डिसपॉइंटेड, बट एज यू सेड
सोल्यूशन क्या है? अब जो भी आपने फिगर्स बोले मैथमेटिकली, आपने उन सब का जो भी इनका मतलब ऑब्वियसली अर्निंग है, जो आपने यू डिस्क्राइब दैट, बट लेट मी टेल यू वन थिंग। मैं 13 साल काउंटी क्रिकेट खेला हूँ और 6 साल मैंने इंग्लैंड की कोचिंग की अभी रिसेंटली। ये इंग्लैंड भी अच्छा नहीं खेल के गए, बट इनका स्ट्रक्चर है, इनका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के मुताबिक ये नंबर 1 नंबर 2 पे ही रहेगी। इनका एक बुरा टूर्नामेंट चले जाता है, मगर ये बड़े बड़े टूर्नामेंटों में नंबर 1 नंबर 2 ही रहेगी। हमारा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, जो सबसे बड़ी अफसोसनाक बात है कि कोई स्ट्रक्चर नहीं है। जब आपके घर के अफराद बड़े डिसीजन मेकर को कोई नहीं पता चलता कि कौन आने वाला है, कौन रहेगा, कौन जा रहा है, तो आप बताएं डिसीजन मेकर कौन होगा? कौन प्लेयरों को पूछेगा? कौन पूछेगा आपके डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट को, जो जो आपका वो आप एक काउंटी क्रिकेट की कोचिंग भी कर रहे हैं और फिर पाकिस्तान की कोचिंग भी कर रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग हो रही है, एक ही ड्रेसिंग रूम में 2 हेड कोच बैठे हुए हैं। आप मुझे बताएं ये कौन पूछेगा? दिस इज अ क्वेश्चन वी शुड आस्क एज ए क्रिकेटर। वी नो दिस कि हमने ये 6 साल 12 साल हमने बाहर की कंट्रीज में जाके उनके स्ट्रक्चर को ठीक किया हुआ है, हमें सिस्टम का पता है। जब आपके सिस्टम के अंदर फ्लॉज होते हैं ना, तो कोई भी कंसिस्टेंसी आ ही नहीं सकती किसी चीज में। जब आपके प्रोसेस किसी भी फील्ड में हो, जब आपके प्रोसेस तगड़े नहीं होते, तो कंसिस्टेंसी आउटकम आपके मतलब का आ ही नहीं सकता, बहुत कम होगा। फ्लूक लग जाएगा, 1-2 मैच छोटी टीमों से आप जीत जाएंगे। इसलिए बार बार ये बात जी। करने की बात है कि अगर पाकिस्तान ने हमने डिसीजन इस वक्त मुश्ताक भाई, ये मैं आपसे ये जरा एहतिसाब वाली बात भी करूंगी, लेकिन ये आप पॉइंट रेस कर रहे हैं ना, मुझे जरा ये बताएं, क्योंकि आपने 13 साल काउंटी क्रिकेट खेली है, आपने ये सब कुछ देखा है, तो ये बाकी टीमों में भी ऐसे ही होता है कि एक किसी सीनियर का कोई भांजा निकल आए, कोई दामाद निकल आए, कोई बेटा निकल आए, बाकी टीम्स में भी इसी तरह से रिलेशनशिप्स होती हैं? और रिलेशनशिप का कोई चक्कर नहीं है। कोई जो अच्छा है वो अच्छा है, वो चाहे वो 3 भाई हैं, वो 4 भाई हैं, या कोई भतीजा है या भांजा है, अगर वो अच्छे हैं तो अच्छे हैं। मगर सिस्टम की बात मैं कर रहा हूँ, मैं सिस्टम बता रहा हूँ। मैं 6 साल इंग्लैंड की देखना टीम, आप पिछला वर्ल्ड कप जीते हुए थे, इस दफा नहीं जीते, मगर उनका एक सिस्टम है। जब वो वापस जाएंगे, वो प्रोसेस में जाएंगे, उनको पता है उन्होंने क्या फ्लॉज किए, क्यों नहीं किया, उन्होंने इस कंडीशन को मिसरीड किया, शायद बॉलिंग तगड़ी नहीं लेके आए थे, व्हाटएवर। हम एशिया कप से ये पूरे पाकिस्तान में जितने भी हमारे क्रिकेटर्स हैं वो कह रहे हैं बार बार कि आपका स्पिन डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा, आपके स्पिन डिपार्टमेंट में मिडिल में विकेटें नहीं मिल रही, आपकी बैट्समैन जो है वो नया ब्रांड क्रिकेट जो चेंज हुई है वो नहीं खेल रहे। कौन ठीक करेगा ये? जब इतनी बातें हो रही हैं, कौन पूछेगा इनसे? लेट मी आस्क यू, अगर आपके प्रोग्राम में कुछ आप सही नहीं होता तो somebody has to ask you ना, तू सॉर्ट इट आउट कैसे किया जाए जी? वो सोल्यूशन निकालने के लिए कोई ना कोई लोग तो मशवरा देंगे ना। उन मशवरों पे कैसा अमल हुआ, कौन फैसले करता है? सो ये प्रोसेस की बात है। और मुश्ताक और भाई, जिन ये कौमों शुरू के कहाँ से होना चाहिए? ये ऑब्वियसली ये ये एहतसाब होना चाहिए बस ना सर। ये मुसीबत में पड़े हुए हैं, जब ये इस तरह के टूर्नामेंट्स होते हैं, हम हमेशा इसी तरह के प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं आखिर में, और गलतियां ढूंढ रहे होते हैं कि कहाँ कहाँ पर कोताहियां हो रही हैं। तो सर इसको फिक्स कैसे करेंगे? एहतसाब शुरू कहाँ से करें? देखिए, सबसे बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये है, अब व्हाटएवर हैपेंस इज गॉन। अब मुझे बताएं कि गलतियां हर दफा होती हैं, कितनी दफा उन गलतियों को हमने इन प्रोग्रामों के ऊपर बैठ के कहा है कि जी ये गलती हमने कहा था 4 साल पहले, ये गलतियां कहा था कि जी ये होगा। आपके डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट आज आके कहते हैं कि जी अबे हमें पॉलिसीज मिल गई हैं, हम अपने प्लान्स के ऊपर काम कर गए हैं, टाइम इज ओवर नाउ। आप देखें, हार्ड रियलिटी ये है, कुछ फैसले आपको हार्ड करने पड़ते हैं चीजों को ठीक करने के लिए। मैं कह रहा हूं ना कि आपके प्रोग्राम में टाइम कम होता है, वरना मैं बताऊं 6 साल जो इंग्लैंड की टीम खड़ी हुई है या ऑस्ट्रेलिया की खड़ी हुई है, हम उसके हिस्सा रह चुका हूं, मैं खुद हिस्सा रह चुका हूं। मैं किसी की बात क्या, उन्होंने एक जी। सिस्टम बनाया, उस सिस्टम को टाइम देते हैं और उस प्रोसेस के अंदर से लड़कों को लेके आते हैं। आप यू कैन नॉट चीट सक्सेस। आप कामयाबी को चीट नहीं कर सकते, उसका प्रोसेस है, उस प्रोसेस के ऊपर से जाएंगे तो आपको कंसिस्टेंसी आपकी बहुत तगड़ी हो जाएगी। नहीं, ये आपका प्रोसेस, ये सिस्टम, ये हमारे पास क्यों नहीं हो पाता? 2011 से अब तक हम 5 दफा जो है वो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल पहुंचने से पहले ही हम बाहर हो गए। एक दफा खेला, वो इंडिया ने हमारी दुर्गत बना दी। तो ये हमारे पास इस प्रोसेस से क्यों नहीं गुजरते हैं लड़के वापस आकर? 2 साल में 3 दफा आपका डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर चेंज होता है। आप बताएं कहां से आपका सिस्टम ठीक हो सकता है? मैं आता हूं तो मैं अपना सिस्टम ले आता हूं, आप आती हैं तो आप अपना सिस्टम ले आती हैं। कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। काम देखें, प्लान आप जितने मर्जी तगड़े कर लें, जितने मर्जी आप सिस्टम बना लें, इस सिस्टमों को चलाने के लिए यू नीड राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। आप कॉस्मेटिक सर्जरी करके चीजों
पा सकते हैं। आज के सोशल मीडिया में एक एक बंदे को पता है क्रिकेट क्या हो रही है। आपको पता है कि आपके मिडिल में विकेटें नहीं मिल रही है, आपको पता है आपके फास्ट बॉलर कभी स्कोर नहीं दे, बॉलर स्कोर दे रहे हैं, आपको पता है आपके मिडिल ऑर्डर में कोई छक्के मारने वाला प्लेयर ही कोई नहीं है। मुश्ताक भाई खुलकर बात कीजिएगा, क्योंकि पूरी की पूरी टीम जो है ना, पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक्त बड़ी डिसअपॉइंटेड है। ये कहिए कि क्या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा बोर्ड है, क्रिकेट बोर्ड है, ये सियासत की नजर हो जाता है और उसका इंपैक्ट फिर टीम के ऊपर आता है और फिर उसका इंपैक्ट इस तरह की परफॉर्मेंसेस और इस तरह की टूर्नामेंट पे हमें जिल्लत का सामना करना पड़ता है? अब 100% इसमें दो रॉकेट साइंस तो है कोई नहीं। जब सिस्टम की मैं बात करता हूं, जब चीजों का किसी को मुझे बताए ना, मैं जब एज ए कोच हूं या मुझे कोच रखा गया है, तो मुझे पता ही नहीं कि मैं अगले साल अगले टूर करना है कि नहीं करना। तो मुझे मेरा कौन लड़का सुनेगा मेरी बात, कौन सिस्टम को अब्लाइज करेगा, कौन रिस्पेक्ट करेगा सिस्टम की। जब चीजें शफल होती हैं, देखें बात सुने, किसी भी चीज को डेवलप, कैन यू ग्रो अ ट्री इन अ डे? तो आप दरख्त एक दिन में उगा सकते हो? टाइम लगता है, उसको बनाना पड़ता है, आपका विजन होना चाहिए। मैं कह रहा हूं ना कि मैं फिर कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, उन्होंने 6 साल पहले कहा था कि हमने अपना ब्रांड क्रिकेट चेंज करना है, मॉडर्न क्रिकेट खेलनी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसे लड़कों को सेलेक्ट करना पड़ेगा जो मॉडर्न क्रिकेट खेल सकते हैं। ऐसे बंदे रखने पड़ेंगे जो आपके व्हाइट बॉल क्रिकेट डिफरेंट है, रेड बॉल के डिफरेंट है। मुश्ताक भाई कैप्टेंसी पर भी पूरे टूर्नामेंट में थ्रू आउट बहुत ज्यादा क्वेश्चंस उठते रहे। हमने भी एक पोल करवाया है, वो जरा मैं स्क्रीन पर दिखा भी देती हूँ। सोशल मीडिया पर हमने पूछा है लोगों से कि क्या बाबर को कैप्टन रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, तो 60% लोगों की, पाकिस्तानी कौम है ये जो क्रिकेट को बहुत अच्छे से समझती है, जानती है, 60% लोगों की ये राय है कि नहीं, बाबर को कैप्टन नहीं रहना चाहिए, और 40% लोग ये समझते हैं कि बाबर को कैप्टन रहना चाहिए। ये है जी, ये पाकिस्तानी अवाम जो कि इस वक्त बहुत ज्यादा अपसेट है। अच्छा मुश्ताक भाई, बाबर का थ्रू आउट जो किरदार रहा है वो बड़ा डिफेंसिव रहा है। इनफैक्ट जो लास्ट टाइम फखर जमान ने परफॉर्म किया, जब फखर जमान मीडिया टॉक कर रहे थे, उन्होंने भी अपने इंटरव्यू में ये बताया कि जब जब वो शॉट खेल रहे थे तब उनको बाबर ने रोका कि रुक के खेलें, लेकिन वो खेल रहे थे, वो मार रहे थे शॉट्स। तो आप क्या कहते हैं कि आप समझते हैं कि बाबर को कैप्टन रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? देखिए मेरी बड़ी सिंपल सी बात है, कैप्टनसी तो दूर की बात है, ये आपकी मैनेजमेंट जो होती है ना, अगर मैं कोच हूं तो मैंने डिक्टेट करना है, मैंने लड़कों को कहना कौन से ब्रांड खेलना है। अगर लड़के आपकी बात ब्रांड नहीं खेलते तो यू हैव टू चेंज पीपल, आपको फिर चेंज करनी पड़ती है, आपको वो ऐसा डिसीजन करने पड़ते हैं जिससे आपको पता है कि यार ये बंदा मेरी बात नहीं सुन रहा, तो आई हैव टू चेंज पीपल। मैं कह रहा हूं कि ये कैप्टनसी का इशू नहीं है, कैप्टन जो भी हो, बाबर एक बड़ा अच्छा प्लेयर हमारा, उसने बड़ा स्कोर किया है। देखिए अभी आके हमें हाश रैश डिसीजन नहीं करने पड़ते। बाय योर टाइम, गेट द राइट पीपल, उनकी थिंक टैंक बनाएं और थिंक टैंक बना के इस वक्त जो मौजूदा टीम में लड़के खेल रहे हैं, कितने लड़के हैं जो कि इस वक्त आप समझते हैं कि इनको टीम में होना चाहिए और बाकी सबको निकाल देना चाहिए? देखिए बड़ा इजी है मेरा कहना कि सबको निकाल दो, उसको निकाल दो, उसको, ये निकालना खेलना कोई चक्कर नहीं। आप, मैं बार बार कह रहा हूं कि थिंक अबाउट इट, बाय योर टाइम। अभी ये सिचुएशन है, हम हर्ट हुए हैं, हर्ट हुआ बंदा ना फैसले गलत करता है, सब्र के साथ। मुश्ताक भाई आपने आगाज में कहा ना कि जो खेल रहा है, जो अच्छा खेल रहा है वो खेल रहा है, जो नहीं खेल रहा वो नहीं खेल रहा। ये सिंपल सा एक कुलिया है, जहां जो हमारे पास नहीं खेल रहा फिर वो नहीं होना चाहिए ना टीम में। अगर वो बैगेज आप लेके, लायबिलिटी लेकर अगर आप चलते हैं तो फिर इसी तरह के तो परफॉर्मेंसेस सामने आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वेरी परफॉर्मेंस थ्रू आउट पाकिस्तान कौमी टीम की, क्रिकेट टीम की जो है वो रही है इस वर्ल्ड कप में, और आज हमारा सफर फाइनली वर्ल्ड कप से खत्म हो गया है। कल टीम वापस आ जाएगी। क्विकली नाज़रीन, सेगमेंट पे अगले सेगमेंट की जाने बढ़ती हूँ। KPK के निगरान वज़ीर आला आज़म खान साहब जो कि मुख्तसर इलालत के बाद खालिक हकीकी से जाँ मिले, 90 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया है। अब यहाँ पर एक मसला दरपेश आ गया है, क्योंकि उनकी रहलत के बाद अब हुआ ये कि कैबिनेट तहलील हो गई है, और इस हवाले से आइन दस्तूर वो खामोश है, वो नहीं बता रहा है कि आगे अब मामला केयर टेकर निगरान वज़ीर आला का अब ये आगे बढ़ेगा कैसे। तो कामरान मुर्तज़ा साहब माहिर कानून है, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। आपको खुशामदीद कहती हूँ। सर ज़रा ये फरमाइएगा, आइन का आर्टिकल 224 ये बताता है कि निगरान वज़ीर आला का चुनाव कैसे किया जाएगा, लेकिन अगर वो इंतकाल कर जाए तो फिर क्या होगा, इस हवाले से आइन खामोश है। आप माहिर कानून है सर, सेनेटर भी हैं, आइन को भी बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, ज़रा रहनुमाई कीजिएगा, होगा क्या अब? देखिए, दस्तूर आपने जैसे ख़ुद बताया कि दस्तूर इस बात का जवाब नहीं देता, और न सिर्फ दस्तूर इस बात का जवाब नहीं देता बल्कि कोई सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन भी इस बात का जवाब नहीं देती। शायद कानून साज़ों और दस्तूर साज़ों की जहन में इस इवेंचुअलिटी जो है ये नहीं थी कि अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा। अब इसकी 2-3 बातें मुमकिन हैं। एक बात तो ये हो सकती है कि इस मामले का रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट को किया जाए, और सुप्रीम कोर्ट से ये इस मुश्किल का हल जो है उनको कहा जाए कि आप ढूंढ के दें।
एक बात ये हो सकती है, दूसरा ऐसा हो सकता है कि उस वक्त के वज़ीर आला जो कि उस असम्बली के वज़ीर आला थे वो और उसके साथ जो है वो अपोजिशन लीडर दोबारा बैठ जाएं और वो इसको स्ट्रेच करके कहें कि जी चूँकि अब ये इवेंचुअलिटी है और हम जो है ना दोबारा वो करते हैं, मगर ये होगा कोई ऐसा कोई बड़ा ढीला ढाला सा मामला और चैलेंज भी होगा और ये कहें कि जी हम दोबारा किसी को नॉमिनेट कर देते हैं, तो ये एक मुमकिन सूरत है मगर ये कमज़ोर सूरत है। तो इसके अलावा कोई तीसरी सूरत जो है इस मामले में मुझे नज़र नहीं आती। सही सर, जब असेंबली की मुद्दत ख़त्म हो जाती है कामरान साहब, तो फिर या तहलील कर दी जाती है, तो निगरान वज़ीर आला की तकर्री जो है वो मखसूस एक मुद्दत होती है, उसमें करना लाजमी होती है, वरना फिर ऑब्वियसली ये मामला सारा के सारा इलेक्शन कमीशन के पास चला जाता है और इलेक्शन कमीशन भी फिर वक्त का पाबंद होता है कि उसी टेन्योर के अंदर करना होता है। तो सर इस वक्त जो सूरत हाल पेश आई है, जो दरपेश है, क्या इसमें भी वक्त की कोई कैद है? देखिए दरमियान में एक स्टेशन और भी आता है, पार्लिमानी कमेटी का स्टेशन भी आता है, तो 3 वो हैं और वो तीनों वक्त के पाबंद हैं और वो वक्त जो है वो दस्तूर में भी लिख दिया गया है। तो ये अब इस सूरत हाल का कोई आंसर जो है मैं कह रहा हूँ, अर्ज कर रहा हूँ कि इसका कोई भी जो है ना वो दस्तूर में कोई हल नहीं है। और अब ये सिर्फ आप ये है कि एक चांस ले सकते हैं, चांस में तो एक जो बेहतर सूरत मेरे ख्याल में वो सुप्रीम कोर्ट की है कि सुप्रीम कोर्ट को कहा जाए कि अब आप बताइए हम क्या करें, और दूसरी सूरत ये कि कर दिया जाए, फिर वही लोग बैठ के कर दें, फिर जब चैलेंज हो तो फिर उसका कोई जो भी नतीजा निकले फिर उसके मुताबिक। मगर एक ऐसी जो आपने सूरत मुझे बताई ना कि जिसका जवाब मौजूद नहीं। जी कामरान साहब, ये जो सूरत आपने मुझे बताई कि एक रास्ता ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया जाए कि वो तशरीह करें, तो सर सुप्रीम कोर्ट जाए कौन, गवर्नर या फिर सदर, कौन रुजू करे सुप्रीम कोर्ट से? देखिए चूंकि मामला सूबे का है तो गवर्नर साहब कर लें ज़्यादा बेहतर है, और अगर वो नहीं करते तो फिर जो है वो सदर साहब भी जा सकते हैं, क्योंकि वो वफाक की भी नुमाइंदगी करते हैं और ओवरऑल पूरे मुल्क के सदर हैं, उसमें ये सूबा भी आता है। तो दोनों सूरतें मुमकिन हैं, इसको प्लेस कर दिया जाए या फिर लॉ डिपार्टमेंट से राय ले ली जाए, मगर मेरा ख्याल है कि ये हम एक बंद गली में है इस मामले में। जी अच्छा सर, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ आरा सामने आ रही है, कंवर दिलशाद साहब की तरफ से भी राय सामने आई है, वो कह रहे हैं कि अब ये जिम्मेदारी जो है वो सेनेट की है, वहाँ के कायदे-ए-वान और कायदे-हिज़्ब इख्तिलाफ को इस पर मुशावरत करनी होगी। तो कामरान, क्या ये मामला मुमकिन है, क्योंकि सूबे का मामला है, उसमें सेनेट मुदाखलत कर सकता है? देखिए बावजूद इसके कि सेनेट जो है अपना मुल्क के यूनिटों की जो है नुमाइंदगी करता है, मगर कानून का एक असूल है कि जो लिखा है उस लिखे की सूरत में होना चाहिए या बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो दस्तूर ने यह हक जो है वो सेनेट को नहीं दिया। मुमकिन सूरतें सिर्फ 2 हो सकती हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट चला जाए या जिस तरह से पहले किया गया था कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने मिलके एक काम कर डाला था, और उसके बाद जो है ना वो चूंकि उस वक्त तो लॉफुल था, अब ये चैलेंज होगा, और फिर जब चैलेंज होगा तो फिर उसके बाद जो है ना फिल वक्त एक सीएम साहब तो आ जाएंगे, चैलेंज होगा तो जो अदालत फैसला करेगी वो आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि हम एक बंद गली में जा चुके हैं ना सर इस वक्त, तो क्या साबिक लीडर ऑफ द हाउस और साबिक ऑपोजिशन लीडर वो इस मामले को देखें, वो फैसला करेंगे? कानून में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है, मगर ऐसा मुमकिन है, आप स्ट्रेच करके ले जाएं, आप कहें कि जी आप बूदरी आ गए जिस जगह से हम चले थे, तो स्ट्रेच करके ले जाएं, मुमकिन है अदालत इस बात से इत्तफाक करे या न करे, मगर जो आइडियल सिचुएशन हो सकती है, जो बेहतर सूरत हो सकती है कि इसी वक्त मामले को सुप्रीम कोर्ट के सामने ले जाया जाए। लेकिन आप कह रहे हैं कि इस मामले पर हम बंद गली में जा चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। क्विकली नाज़रीन, अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ रही हूँ। 1 माह से भी ज़ायद हो चुका है, 11,000 से ज़ायद मासूम फ़लस्तीनियों का खून बहाकर भी इसराइल का जंगी जुनून ख़त्म होकर नहीं दे रहा है। पनाहगज़ीन, कैंप्स, स्कूल्स और रिहायशी इलाकों में बमबारी के बाद अब अस्पतालों में ज़ेर इलाज शीरख्वार बच्चों तक पर इसराइल बारूद बरसा रहा है। आज भी इसराइल ने गज़ा के मुख्तलिफ अस्पतालों पर फ़ज़ाई हमले किए हैं, जिससे सेहत का निज़ाम मज़ीद ख़तरे से दो चार हो गया है। अस्पतालों में बिस्तर काफ़ी नहीं है और लोग तबाहशुदा इमारतों के फ़र्श या राहदारियों में पड़े हुए हैं। नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि मेडिकल अमला दूसरी ज़िंदगियों को बचाने की कोशिश करते हुए अपनी जान के खौफ में मुब्तला है। हद तो यह है कि बम बरसाने के साथ साथ
इसराइल गजा में इमदाद पहुंचाने वाले काफिलों को भी निशाना बना रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक फ़लस्तीनी बमबारी से गजा में अब तक 280 स्कूल्स, 135 अस्पताल तबाह हो चुके हैं, जहां बेशतर फ़लस्तीनियों ने पनाह भी ली हुई थी। मासूम फ़लस्तीनी अपने प्यारों के जनाजों को कांधे दे दे कर रूहानी तौर पर खुद भी ज़ख्मों से चूर हो चुके हैं। इसी दौरान गजा से एक दादा की अपने पोतों पर खड़े होकर खुदा के हुजूर पेश होकर शिकायत करने की फरियाद की वीडियो सामने आई है, जो दिल दहला कर रख देती है। इस वीडियो में मौजूद बुजुर्ग अपने शहीद पोतों से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि जब तुम्हारा अल्लाह की बारगाह में जाना हो तो वहाँ रहमत कायनात पैगम्बर हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताना कि उम्मत ने हमें तन्हा छोड़ दिया है। इसी दौरान आज सऊदी अरब में OIC और अरब लीग का गैर मामूली मुश्तरका इजलास हुआ है, जहाँ रहनुमाओं ने गजा में फौरी जंगबंदी और इसराइल से मुहासरा ख़त्म करने का मुतालबा किया है। कॉन्फ्रेंस के मेज़बान सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली कार्रवाई को जंगी जराइम करार दिया है, जबकि फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने इसराइली और फोर्सेस को जंगी जराइम की आलमी अदालत में लाने का मुतालबा किया है। इस अहम मौके पर ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने सऊदी अरब के अपने पहले दौरे पर कहा कि इसराइली फ़ौज को दहशतगर्द गिरोह करार दिया जाए। साथ ही उन्होंने जंग को फैलाने के लिए अमरीका को जिम्मेदार करार दिया है। पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि इसराइल ने गजा को जहन्नुम बना दिया है। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने कहा गजा के अस्पताल मासूम बच्चों की से भर गए हैं। मगरबी दुनिया जंग बंदी का मुतालबा करने पर तैयार नहीं है। मेरा सवाल यह है कि एक और इजलास हो गया, प्रेस रिलीज भी आ गई, इसराइल रुक गया क्या? इस्लामी ममालिक गुफ्तगू से आगे कब बढ़ेंगे? इसराइल को फ़ज़ाई हुदूद फराहम करना बंद की जाए, पेट्रोल फराहम करना बंद किया जाए, तमाम सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता किए जाएँ और मज़ीद जिन ममालिक से राबते हो रहे हैं वो ख़त्म किए जाएँ। हम देखते हैं इसराइल बहादुर कैसे जंग बंद नहीं करता, लेकिन मुझे अफसोस है कि मुस्लिम ममालिक माली मफाद देख रहे हैं। यकीनन हम बतौर उम्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे इजरायली वज़ीर आज़म अब फरमा रहे हैं कि वो जंग ख़त्म होने के बाद भी गजा से नहीं जाएंगे, कब्ज़ा बरकरार रहेगा। इसे आज ना रोका गया नाज़रीन तो फिर हम 1967 की तरह रोते ही रहेंगे। एक ब्रेक लीजिए, प्रोग्राम में वापस आते हैं तो नैयर बुखारी साहब साथ मौजूद होंगे, पॉलिटिकल मामलात पर बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ओपनर, तहरीक इंसाफ की 23 साल जिद्दोजहद के बाद पहली हुकूमत के वजीर खजाना, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रहने वाले असद उमर ने पार्टी और सियासत दोनों छोड़ने का ऐलान कर दिया है। असद उमर कह रहे हैं कि रियासती इदारों के साथ तसादुम की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं है, ये मुल्क के मफाद में नहीं है। असद उमर ने सानह 9 मई के तकरीबन 15 दिन बाद 24 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की रुकनियत से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया था, लेकिन पार्टी का साथ उस वक्त भी नहीं छोड़ा था। इसके बाद उनके और PTI के रिश्ते में कुछ दूरियां तो आई, लेकिन मीडिया शोज में वो PTI का मौक़िफ़ भरपूर तरीके से पेश करते रहे, जिसके बाद ये बातें तक हुई कि मुमकिन है आने वाले वक्त में वो पार्टी की कमान संभाल लें। यहाँ तक कि वो पार्टी टिकट पर इलेक्शन लड़ने को भी तैयार थे। बिल्कुल तैयारी जनाब, तहरीक इंसाफ की मुकम्मल है, टिकट मिलेगा तो जरूर लगेगा। सवाल ये बनता है कि वो असद उमर जो रियासती इदारों पर हमले से पहले बयानिए की तैयारियों में आगे थे, उन्हें उस वक्त पाकिस्तान और उसके मफादात याद क्यों नहीं आए? सानहा 9 मई के बाद भी वो इमरान खान की क़यादत में इलेक्शन लड़ने को तैयार थे, तो आज अचानक कैसे पार्टी छोड़ने का ख्याल आ गया? हमने असद उमर को दावत दी कि वो आएँ और अपना मौक़िफ़ पेश करें, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को किंग्स पार्टी के ताने दे रही है और नून लीग खामोशी से साबिक अरकान असेंबली को पाकिस्तान भर से पार्टी में शामिल किए जा रही है। आज के अहम इशूज़ पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नैयर बुखारी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बुखारी साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइए सर, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि इलेक्शन में किंग्स पार्टी का वही हाल करेंगे जो 2008 में किया था। सर, उस वक्त बीबी की शहादत हुई थी जिसकी वजह से भी आप लोगों को वोट पड़ा था। इस वक्त आप लोगों के पास क्या बयानियां हैं सर? क्योंकि अगर आप सराउंडिंग्स में देखें तो मुस्लिम लीग नून हर तरफ फेवरेट तो नजर आ रही है। शुक्रिया। 2008 में क्यू लीग बड़े जोरों पे थी और उसको सरपरस्ती उस वक़्त के जो फौजी सरबराह थे उनकी भी थी, और बाकी
भी इंस्टीट्यूशंस उनको सपोर्ट कर रहे थे और फिर वो अल्टीमेटली 35 सीट्स पे आ गई थी। नून लीग आपने कहा वो बड़ी फेवरेट है, कम से कम आवाम की फेवरेट तो मुझे नज़र नहीं आ रही। किसी और इदारे की शख्सियत की अगर फेवरेट है तो वो और बात है। सर मुझे ये बताइए कि जो फेवरेटिज्म की हम बात कर रहे हैं अभी, और कुछ खबरें ये भी उड़ी हुई हैं यहाँ सराउंडिंग्स में, इस्लामाबाद में ही, कि जहाँ पर जिस तरफ इशारा किया जा रहा है कि कौन फेवरेट है, तो वहाँ पर ये भी कुछ खबरें मिल रही हैं कि शायद मियाँ साहब नहीं, छोटे मियाँ साहब वहाँ ज़्यादा फेवरेट हैं। सर आप बता सकते हैं कि वाकई मियाँ साहब फेवरेट लिस्ट में नहीं है क्या? नहीं, मेरा ये तो जो डिसाइड करने वाले हैं वो बेहतर तरीके पे बता सकते हैं कि कौन उनका फेवरेट है, वह बड़ा भाई है या छोटा भाई है। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि फेवरेटिज्म की जो मिसालें अभी हालिया दिनों में आपको दे सकते हैं जी। ये पिछले दिनों गवर्नर हाउस में एक मीटिंग हुई और गवर्नर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के हैं, और आप ये देखें कि जो गवर्नर का ऑफिस है और प्रेसिडेंट का ऑफिस है, मुंतखब तो या नॉमिनेट तो वो पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, लेकिन वंस देयर इन ऑफिस तो फिर उनका किरदार जो है वो नॉन पार्टीजन होता है। उस ऑफिस के जो तकाजे हैं वो गैर जानबदारी के होते हैं, तो उनका गवर्नर तो गैर जानबदार नहीं। वहाँ पे मुस्लिम लीग की मीटिंग हुई, मियाँ शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ वहाँ बैठे, नवाज शरीफ साहब ने प्रिजाइड की, टिकटों के फैसले करते रहे। पॉलिटिकल जो उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है या उनकी जो सेंट्रल कमेटी है उसके अरकान वहाँ मौजूद थे। तो गवर्नर हाउस को मुस्लिम लीग की पॉलिटिकल एक्टिविटी के इस्तेमाल किया गया है, तो इस पर ना तो केयर टेकर ने कोई कंसर्न शो किया, ना ईसीपी ने कोई कंसर्न शो किया, ना किसी और ने कोई कंसर्न शो किया। ये फेवरेटिज्म नहीं है तो और क्या है, आप मुझे बताएं। बड़ी ग्लेयरिंग एग्जाम्पल कि गवर्नर हाउस को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका प्लेटफॉर्म यूज किया जा रहा है। सही। फिर एक और बात इंपॉर्टेंट आपको बता दूं कि मैं खुद सेनेट में रहा हूं तो आई नो थिंग्स अबाउट सेनेट आल्सो, कुछ तो मुझे मेरे इल्म है कि जो लीडर ऑफ हाउस है वो इसाक डार साहब है आज भी। ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के नॉमिनी थे और वो नॉमिनी होता है प्राइम मिनिस्टर का, एक्ट करता है ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ हाउस इन सेनेट। तो जब वो चले गए तो ये कैसे कंटिन्यू कर रहे हैं? जी जी। नया प्राइम मिनिस्टर आ गया तो नया लीडर ऑफ हाउस आना चाहिए था। जी, तो सर इनकी तब्दीली के लिए होमवर्क कर रहे हैं आप लोग? मेरी अब बात सुन लेना। जी। आज भी वो प्रिविलेजेस इस्तेमाल कर रहे हैं, वही प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ऑफिस यूज कर रहे हैं और अपने ऑफिस को इन्फ्लुएंस करने के लिए या फेवरेटिज्म करने के लिए अपनी जमात के लिए उनके एक्टिव ये रुकन है और वो बिल्कुल सपोर्टिव है टू एन ऑल्सो यूजिंग हिज ऑफिस ऑफ लीडर ऑफ हाउस। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड है। अगर तो मौजूदा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने उनको नॉमिनेट किया तो फिर वो गलत बात की है। वो तो इसलिए गलत की कि एक जमात जो इंतखाबात में जा रही है, प्राइम मिनिस्टर ने, केयर टेकर ने तो खुद तो बाप से रिज़ाइन कर दिया, लेकिन उनका नॉमिनी जो अपर हाउस में बैठा है, जो उनको रिप्रेजेंट करता है, जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, वो इसाक डार साहब जो अहम रुकन है मुस्लिम लीग एन के, जिनके फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। अगर उन्होंने नॉमिनेट नहीं किया तो लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली ही कैन नॉट बी अ लीडर ऑफ हाउस इन द सेनेट। कि अगर वो पिछले नोटिफिकेशन पे कंटिन्यू करते हैं तो दैट इज इलीगल। सर आजम खान के इंतकाल के बाद कैबिनेट तहलील हो चुकी है, आप कानून जानते हैं, सेनेट के चेयरमैन भी रहे हैं, बता सकते हैं कि सर अब क्या होगा? क्योंकि इस मामले पर मुख्तलिफ आरा आ रही है सामने। कोई कह रहा है इलेक्शन कमीशन इसका फैसला करेगा, कोई कह रहा है सेनेट इसका फैसला करेगा, तो सर कौन करेगा? देखिए, जो तो वफाक की सतह पे है वहाँ पे सेनेट के जो सिटिंग मेंबर्स हैं वो फिर इनको, वो लीडर ऑफ अपोजिशन सेनेट को देखें किसको बनाया हुआ इन्होंने। आज ये तो देख लेना, लीडर ऑफ हाउस तो बैठा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर भी बैठा हुआ है,
तो अल्टीमेटली जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस है ना, वो कि जब मामलात पार्लियामेंट्री कमेटी, लीडर ऑफ हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन में तय नहीं होते, पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाता है, पार्लियामेंट्री कमेटी के पास तय नहीं होते, तो अल्टीमेटली मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास चला जाता है। तो इस सूरत हाल में क्योंकि ऐसी इवेंचुअलिटी का जिक्र नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में जी कि ड्यूरिंग इस पीरियड के कि जब वो केयर टेकर इन ऑफिस हो, अगर ऑफिस खाली हो जाता है तो वो कैसे फिल होगा। जी जी इसके बारे में इस इवेंचुअलिटी की कोई प्रोविजंस मौजूद नहीं है जो मेरी नज़र से गुजरी है। जी जी ये तो इसलिए अल्टीमेटली तो इलेक्शन कमीशन के पास रोल तो ज़रूर है। जो लीडर ऑफ हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन फैसला करते हैं प्रोविंशियल असेंबली के केयर टेकर का और नेशनल असेंबली के केयर टेकर का, तो उसमें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रोल बिल्कुल है। लेकिन इस इवेंचुअलिटी का मेरी नज़र से नहीं गुजरा कि ड्यूरिंग दिस पीरियड अगर ऑफिस खाली हो जाता है तो क्या प्रोसीजर होगा। अब जब है नहीं ऐसा कुछ कि अगर ऑफिस किसी भी सूरत में खाली हो जाता है, आया कोई इंतकाल कर गया या मुसाफी हो गया, तो उसके बाद फिर अगर कुछ है नहीं तो फिर उसको क्या सुप्रीम कोर्ट तशरीह करे इस मामले पर? फिर नहीं, मेरा ख्याल है उस पर गवर्नर को अप्रोच करना चाहिए, ईसीपी को। सही, सुप्रीम कोर्ट का रोल है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उसको रजू करना चाहिए। अगर कोई पार्लिमानी कमेटी बनती है तो कायदे ऐवान इसहाक डार साहब और फिर उसके साथ अगर कोई मुशावरत होती है तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस मुशावरत का या उस कमेटी का हिस्सा बनेगी? सर देखिए, ये तो लेट्स सी के क्या प्रपोज करते हैं, फिर मेरी पार्टी डिसाइड करेगी, मेरी क़यादत और मुशावरत से डिसाइड करेगी। लेकिन इसहाक डार साहब का रोल ऐसा सच नहीं होगा क्योंकि इन एब्सेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ हाउस जो है नेशनल असेंबली में वो प्राइम मिनिस्टर होता है और अंडर द रूल सेनेट में भी लीडर ऑफ हाउस वही होता है। लेकिन हिज एब्सेंस तो इसहाक डार साहब इज लीडर ऑफ द हाउस, दिस इज द प्रोविजन। क्योंकि जिस दिन प्राइम मिनिस्टर सेनेट में आ जाए तो लीडर ऑफ हाउस जो उसका नॉमिनी होता है वो उसको फिर अपनी सीट देता है, प्राइम मिनिस्टर उस सीट पे बैठता है जी। तो क्योंकि वो नॉमिनी है उसका और रिप्रेजेंट करता है प्राइम मिनिस्टर को इन हिज एब्सेंस जी, तो लीडर ऑफ हाउस तो काकड़ साहब ही होंगे। लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है, मेरे नॉलेज में नहीं आज कौन है, उनके साथ मुशावरत करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन वसीम शहजाद सर, क्योंकि मामला प्रोविंशियल असेंबली का है जी। वसीम शहजाद, हाँ शहजाद वसीम है, तो हाँ शहजाद वसीम है, तो फिर उनसे मुशावरत करनी पड़ेगी। लेकिन एक आध प्रोविजन ये ईसीपी की ज़रूर मौजूद है क्योंकि ईसीपी का रोल है इन अपॉइंटमेंट ऑफ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर एंड केयर टेकर चीफ मिनिस्टर। जी ठीक सर। अच्छा सर, ये फरमाइए, बिलावल भुट्टो साहब कल कह रहे हैं कि पार्टी जो है वो जेयूआई के साथ और उनके खिलाफ भी इलेक्शन लड़ सकती है। सर क्या इस वक्त पीपल्स पार्टी ने किसी से इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट के हवाले से कोई बात की है या गौर कर रहे हैं आप लोग? देखिए, सो फार तो हम अपनी बुनियाद पे इलेक्शन लड़ेंगे, अपनी आइडियोलॉजी पे लड़ेंगे, अपने मैनिफेस्टो पे लड़ेंगे। और अगर इस देखिए पॉलिटिकल प्रोसेस में डायलॉग होता रहता है और उस डायलॉग पे फिर डेलिब्रेशंस भी होती हैं, तो पीपल्स पार्टी हमेशा गुफ्तगू करने के हक़ में रही है, डायलॉग के हक़ में रही है। तो अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आई तो हमारी पार्टी ज़रूर इस पर गौर करेगी और मेरी क़यादत अपनी मुशावरत पार्टी के रहनुमाओं के साथ मुशावरत के साथ फैसला करेंगे। सही। अच्छा सर, ये फरमाइए, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ़ खोसा साहब इनको शो कॉज नोटिस जारी किया, उनकी जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया, बल्कि उन्होंने तो कहा कि मैं तो रद्दी की टोकरी में डालता हूँ इसे। क्या स्टेटस है सर उनका इस वक्त पार्टी में और पार्टी का आइन क्या कहता है उनकी पोजीशन के हवाले से? देखें, वो हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर थे और शो कॉज नोटिस मैंने सेक्रेटरी जनरल के तौर पे मैंने दिया और जब वो प्रेस्क्राइब टाइम में उन्होंने जवाब नहीं दिया जी, तो पार्टी की मुशावरत से मैंने उनको सीईसी की मेंबरशिप सस्पेंड कर दिया। सही, तो उनकी रुकनियत मुअत्तल है, बुनियादी रुकनियत मुअत्तल है? नहीं, सीईसी की, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी। ठीक ठीक। तो अब पार्टी का आइन क्या कहता है सर? वो पार्टी की मुखालिफत करते रहें, पार्टी के फैसलों की मुखालिफत करते रहें,
उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो सकता? एक्शन ये लिया ना, उनको सीसी का मेंबरशिप से हटा दिया। यही तो एक्शन तो मैंने बताया ना। तो सर सीसी का हिस्सा नहीं है वो, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो हिस्सा रहेंगे। अब वो अगर कुछ भी करते हैं, अगर कोई पार्टी लाइन से हटकर बयान देते हैं, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी? तो वो नहीं, कार्रवाई तो होगी, वो हमारी सीसी फैसला करेगी। अगर वो करेंगे तो उनको फिर एक शो कॉज नोटिस मिलेगा, फिर उनसे एक्सप्लेनेशन मांगी जाएगी और फिर उस पर कमेटी भी बन सकती है डिसीजन करने के लिए। लेकिन अभी तक उनकी सीसी की मेंबर जो है ना, वो हमने सस्पेंड की है। बुखारी साहब, क्योंकि आपने ही ऑब्वियसली इनको शो कॉज किया था, और उनको जिस बात पे शो कॉज किया गया था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनके चेयरमैन की वकालत करने पर दिया गया था। तो सर वो आज भी एक कारकुन की हैसियत से वकालत तो कर रहे हैं? हमें वकालत पे एतराज नहीं था, हमारी इंपॉर्टेंट, मेरी बात सुन लेना। हमें एतराज ये था कि एतजाज अहसन साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब की वकालत की, लेकिन वो ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा को ऑन बोर्ड लिया, उनसे परमिशन ली। हमारे ये इंपॉर्टेंट मेंबर थे, इनको हमने गवर्नर बनाया, इनको हमने सेनेटर बनाया, इनको हमने अटॉर्नी जनरल बनाया। ये तमाम तर ओहदे इनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिए थे। अपनी ज़ाती हैसियत में तो उनकी वो कॉम्पिटेंस नहीं थी कि वो गवर्नर बन जाते, या वो सेनेटर बन जाते, या वो अटॉर्नी जनरल बन जाते। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया ना उनको, तो इसलिए उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुशावरत करनी चाहिए थी, जिसकी बुनियाद पे उनकी सीसी की मेंबरशिप सस्पेंड कर दी गई है। बुखारी साहब मेरे शो पर थे खोसा साहब, और वो कहते हैं कि उनको जो रुकनियत दी गई थी बजाते खुद वो भुट्टो साहब ने दी थी, कोई उनकी रुकनियत को ख़त्म नहीं कर सकता किसी भी सूरत। नहीं, भुट्टो साहब ने कोई नहीं दी थी। वो ऐसे वो 96 ऑनवर्ड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में एक्टिव हुए। इन्होंने एक रेजोल्यूशन मूव किया हुआ है भुट्टो साहब के खिलाफ, वो भी मुझे एहसन बून साहब ने दिखाया था 77 में। तो वो हकीकत से कुछ बात नहीं है। सब्सिक्वेंटली इन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की, और उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी ने उनको बहुत सारे ओहदों से भी नवाजा। और अगर वो समझते नहीं तो वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा अपने आप को नहीं समझे, टेल हिम टू रिजाइन इट। हिम्मत करें ना, पीपल्स पार्टी से अपनी वाबस्तगी छोड़ दें, रिजाइन कर दे बुनियादी रुकनियत से। आज असद उमर ने कर दी है ना। तो अगर वो पीपल्स पार्टी से वाबस्तगी नहीं रखना चाहते, या पीपल्स पार्टी ने जो अनायतें उनसे की हैं उनको वो फरामोश करना चाहते हैं, तो फिर रिजाइन कर जाए ना। क्वेश्चन, व्हाई डोंट यू क्वेश्चन हिम कि इफ ही इज नॉट इन लाइन विद पीपल्स पार्टी लीडरशिप, तो फिर रिजाइन कर जाए। लतीफ खोसा साहब कहते हैं मैं पीपल्स पार्टी हूं। नो, ही इज नॉट पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी जिसकी क़यादत जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी करते हैं, हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, हमारे कारकुन हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इस किस्म की बढ़के जो है ना पीपल्स पार्टी के कारकुन बर्दाश्त नहीं करते। उन्हें क्या हिम्मत दिखाओ, अकेले बंदे की तुम पीपल्स पार्टी हो, आप अकेला पीपल्स पार्टी हो, हिम्मत दिखाओ, रिजाइन कर जाओ, छोड़ जाओ, मुस्तफी हो जाओ पीपल्स पार्टी से। अगर पीपल्स पार्टी आपको पसंद नहीं, उसकी क़यादत अगर आपको पसंद नहीं। अहम मौज़ूआत पर डिस्कशन कर रहे थे नैयर बुखारी साहब, प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह नाज़रीन से कल मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए, और फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।